Uh, Yes, shall we begin? Okay, so namaskar, सत श्री अकाल. उड़ीसा के शायद पिताजी हैं एंड आज वो हमें 9th चैप्टर के बारे में विजडम देंगी. तो हेलो, सबको मेडिटेशन में बिठा दीजिए. ओके दोस्तों, नमस्कार, आत्मवंदन, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल द मास्टर्स टुडे. ऋचा जी के मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट पे. सो थैंक यू ऋचा जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम. यहाँ पे आप सबके समक्ष मुझे बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सबको, वंदना जी को और ऋचा जी को खासकर ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ. आज मैं उड़ीसा से हूँ. पीएसएसएम के लिए कुछ वर्षों से काम कर रही हूँ एंड ध्यान में आए हुए मुझे कुछ वर्ष हुए हैं. 2015 अगर कहा जाए तो 2015 से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ एंड अभी सभी मास्टर्स को याद करते हुए और उनकी एनर्जी के साथ आज मैं ये सेशन शुरू करती हूँ दोस्तों. एंड सबसे पहले पीटर राइचेलू, जो इस किताब तो नहीं कह सकते हैं, हम ग्रंथ कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये ग्रंथ ही है, क्योंकि हमको ये काफ़ी ज्ञान देती है कि किस तरह हमको जीना चाहिए और क्या क्या हमारे आवरण है और हम क्या है. तो जो हम जो सोचते हैं कि हम है, ये सिर्फ शारीरिक रूप से हम सोच लेते हैं, पर इस किताब के माध्यम के द्वारा हम अपने आप को अपने से ज़्यादा, इस अन्नमय कोश से ज़्यादा समझ सकने का एक प्रयास कर रहे हैं दोस्तों. तो इन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई. और ये भी कह सकती हूँ मैं कि ये किताब पढ़ने के लिए हमको एक स्तर पे आने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक असाधारण किताब है, क्योंकि हम इसमें सूक्ष्म जगत के बारे में जानते हैं. ठीक है, जो आज तक हम नहीं जान पा रहे थे, लेकिन इस किताब के माध्यम से हमें पता चलता है कि और भी कई लोग हैं. हमको हमेशा आप लोग ने सुना होगा, अगर किसी की जिससे किसी अपनी आत्मा को, मतलब अपनी बॉडी को वकेट कर देता है, तो बहुत लोगों ने गरुड़ पुराण सुना होगा. तो उसमें कहा जाता है कि ऐसा होता है, ये नरक होता है, ये वो नरक होता है, ये ऐसा जगह है. तो हम सब इतने भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है. भाई कुछ तो बला है ये, लेकिन इस बला के बारे में ठीक ठीक सबको पता नहीं होता है. तो इस किताब के माध्यम से आपके को पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है कि ये क्या चीज़ है. तो इट इज़ थ्रोइंग अ वेरी नाइस लाइट. तो इस सब के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी दोस्तों.
और अगर ये किताब के आज 9वें चैप्टर में हम पहुँचे हैं, तो अभी तक मैं ये मान के बैठी होंगी ज़रूर से कि आप अपने ये जो कोश है, जो जनरली हम कहा जाता है, ये 5 कोश के बारे में जान गए होंगे कि ये क्या होता है, हमारा 5 कोश, पंचकोश क्या होता है और कितने सारे लोग होते हैं। इसके बारे में एक फेयर नॉलेज हो गया होगा आपको। अगर हो गया है तो ही आप ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकेंगे कि क्या लोक पे किस कोश को लेकर हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, एकदम लेमैन लैंग्वेज, एकदम एक साधारण तरह से अगर मैं समझाने का कोशिश करूं कि ये कोश क्या है, तो एक मिनट लगेगा, मैं समझा देती हूँ, ताकि अगर कोई नया जुड़ा है या कोई है तो उसको समझ में आ जाए। क्योंकि ये 9वें चैप्टर को समझने के लिए आपको कोश का थोड़ा सा ध्यान, मतलब ज्ञान ज़रूर होना चाहिए और ध्यान ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये हाथ देख रहे हैं, मेरा ये हाथ देख रहे हैं, तो ये होता है हमारा अन्नमय कोश जो हमको दिखाई दे रहा होता है। ये होता है हाथ। ये हाथ ऐसे ऐसे इसकी उंगलियां घूम रही है। ये कैसे घूम रही है? इसमें ज़रूर कुछ प्राण आया है, कोई लाइफ फोर्स आया है, जिसके माध्यम से ये हम हाथ मूव कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा प्राणमय कोश, जिसके द्वारा ये प्राण आता है हमारे ये हाथों में। फिर आता है, हमको हाथ ऐसे करने का मन कर रहा है या ऐसा इच्छा हो रहा है। ये बात हमको कहाँ से आती है, किधर से आती है? मन से आती है, मन से आती है। ये होता है हमारा मनोमय कोश। ठीक है। फिर हाथ मेरा ऐसा करना ठीक है कि नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, कि अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मन तो कर रहा है मुझे एक चाटा किसी को खींच के दूं, पर विज्ञान में कोश कहता है कि नहीं, ये देना ठीक नहीं है। तो ये सही गलत का जो ज्ञान हमको कहाँ से आता है, वो आता है विज्ञानमय कोश से। ठीक है। और हाथ उठाते हैं हम तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। अब आप सोचेंगे, भाई ये आनंद की अनुभूति हाथ उठाने से कैसे हो गया? तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके जाइए, और वो जब हाथ उठाता है आपका, जो आपका हाथ घूम नहीं पाता है, और वो जो उठाता है, तब आपको वो आनंद का जो अनुभव होता है ना, आप जो आनंद महसूस करते हैं, या किसी को हग करने के लिए अपना हाथ बढ़ा के वो फीलिंग लेके आते हैं, वो जो ब्लिस का अनुभव होता है, वो जो आनंद का अनुभव होता है, वो आता है, वो फील करता है, और वो आता है आनंदमय कोश से। ठीक है। ये मैंने एकदम सिंपल आपको उदाहरण देके ये 5 कोश के बारे में बताया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसके बाद भी और कोश है, लेकिन ये 5 कोश अगर हम समझ जाते हैं तो हम अच्छे से समझ जाते हैं कि अभी और आगे क्या है। तो दोस्तों, आप ये सोचते हैं ना कि हमारा जो मन है और हमारा जो कोश है और जो हमारा जो स्वरूप है और इतना कुछ है, तो जब हम सो जाते हैं तब क्या हो जाता है? मतलब हम है तो नहीं, हम सो जाते हैं, हम कहते हैं हम सो जाते हैं, पर सोने के बाद हम उठते भी हैं और रात में हमको अनुभव भी होता है। राइट। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो इसमें जो कैरेक्टर है, वो सोते समय अपने जो सूक्ष्म शरीर है, या हम प्राण में जिसको भी हम बहुत बार कहते हैं, या एस्ट्रल बॉडी भी हम जिसको बहुत बार कहते हैं, उसके माध्यम के द्वारा वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है।
तो दोस्तों, जिस तरह हमारे बहुत सारे लेवल होते हैं, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड के भी काफ़ी लेवल्स होते हैं जिसमें हमको जाना होता है, अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये जो कैरेक्टर है पीटर, वो रात में जब कहता है, जब वो सुबह उठता है, तो चैप्टर 9 में कहता है कि मुझे रात को बहुत अच्छी सी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई। और मुझे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, बट मेरे एक प्रश्नों की सूची तैयार हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास, हम जीवन में बहुत कुछ जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द कॉन्शियसनेस। इस तरह के हमने बहुत रट लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें रट लिए हैं। स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के लिए हमने बहुत कुछ रट लिया है। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मैं शरीर नहीं, आत्मा कपड़े बदलती है, जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी कपड़े बदलती है। इस तरह की पता नहीं बहुत सारी बातें हमने रट रटाई ली है। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सिंपल प्रश्न, एकदम सिंपल, जिसके लिए हमको लगता है ना कि इतने बड़ी बड़ी तो बातें कह रहे हैं, ये सामने मास्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मेरे को तो एकदम ये छोटा सा डाउट है, मैं कैसे पूछूं? लेकिन ये सवाल हमारे मन में ज़रूर रहता है, राइट? तो ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, उसमें हमारे ये जो गौण जिसको हम कहते हैं, जो बहुत ही साधारण जो क्वेश्चंस हैं, उसको आचार्य के सामने पीटर प्रस्तुत करता है, और वो उनका बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। इस तरह आंसर करते हैं ताकि वो पीटर के मन में ये दोबारा प्रश्न ना आए। हमको इवॉल्व करने के लिए हमेशा सही प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है? आज बच्चे भी आके हमसे पूछते हैं, मम्मी मम्मी, दादी दादी, हमको ये बताइए, हमको ये बताइए, हमको ये बताइए। बचपन में हम भी बहुत प्रश्न पूछा करते थे, लेकिन जिस तरह हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है ना, हम प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं और एक भेड़ चाल चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। बट देयर इज नॉट अ राइट आंसर, देयर इज ऑलवेज अ राइट क्वेश्चन। प्रकृति में सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, हमको सही क्वेश्चन पूछना होता है, चाहे आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे कैसा भी सवाल हो। तो आचार्य पीटर को बोलते हैं कि मुझे तो पता है कि तुम्हारी सूची बिल्कुल तैयार है, और तुम्हें अपने मन में है ना बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, और मैं तुम्हारे सवालों का बहुत अच्छे से आंसर दूंगा, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन को पूछते रहना और बार बार उसका आंसर देना अच्छा नहीं लगता है, ना सुनने वाले को अच्छा लगता है, ना बोलने वाले को अच्छा रहता है। अगर हम बार बार एक ही प्रश्न को पूछते जाएंगे तो सामने वाले टीचर क्या बोलेगी, तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या तुमने ये आत्मसात नहीं किया है? तो बिल्कुल क्लियर हो जाए उसका अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसमें पीटर और आचार्य की कुछ वार्तालाप है जो हमारे इस जिज्ञासा को बहुत ही ज़्यादा शांत करेंगे या उसका हमको निवारण देंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये प्रश्न आता है, देखिए पीटर ये हमारे लिए ही पूछ रहा है, अपने लिए तो वो कर रहा है, बट ये जनरली एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, क्या स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि सच में स्वर्ग है? तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? क्योंकि पुष्पा जी ने कहा है नेटवर्क प्रॉब्लम, सो नहीं, आवाज आपकी अटक अटक के आ रही थी। ओके, नहीं, ये वॉइस इज क्लियर, थोड़ा लाउड होइए बस, वॉइस इज गोइंग ऑन। ओके, रुक रही। थैंक यू, थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू। तो ऐसा है कि आचार्य कहते हैं कि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये हमारा जो मानस लोक है या जो मन का लोक है, उसमें
बिताया हुआ या बसाया हुआ एक जगह है, एक कल्पना जैसा एक एरिया है जो हमने क्रिएट कर रखा है। तो ये वो एक ऐसी जगह है, एक मानस चित्र जो हमने बना रखा है, जो मानसिक रूप से मानस लोक में हमने एक जगह बना रखी है, जो हम जिसमें सोचते हैं कि ये स्वर्ग है, बोल के वो जगह है। और ऐसा कोई भी बोला जाए तो जगह नहीं है, लोक है बहुत सारे जिसमें अलग अलग अनुभव हमको प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से हम ये सोच के बोलते हैं ना कि, और ख़ासकर पीटर ने कहा है कि ये ईसाई जो हमारा रिलीजन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक किया जाता है कि इफ़ यू डू दिस हेवन में जाओगे, अगर आप ऐसा काम करोगे तो आप हेवन में जाओगे। हेवन एंड हेल वो एक तरह का बना दिया जाता है कि अच्छा काम करोगे तो तुम हेवन में जाओगे और बुरा काम करोगे तो तुम हेल में जाओगे। ठीक है, तो आचार्य ने बड़े ही स्पष्ट ही इसका करण कर दिया कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि ये हेवन है। और वो बोलते हैं कि तुमने हेवन के बारे में तो पूछा, तुमने नरक के बारे में नहीं पूछा। तो अगर हेवन नहीं है तो हेल भी नहीं है, अगर स्वर्ग नहीं है तो नरक भी नहीं है। और जो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो लोग हैं, जो सूक्ष्म जगत के लोग हैं, वो तो ये सोचते हैं कि नरक जैसा तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सब अपने आप में उतना सक्षम है या सब ने कुछ तो कमाई कर रखी है कि वो नरक जैसी जगह में जाएंगे ही नहीं। अलग अलग अनुभव हम अलग अलग लोक में जाके लेते हैं। अपने अनुभवों के द्वारा हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस लोक में हम बार बार जाते रहते हैं। तो आचार्य ने बड़ा ही पूछा कि तुमने पारंपरिक स्वर्ग के तो बारे में मेरे से बहुत कुछ पूछा, पारंपरिक नरक के बारे में नहीं पूछा। तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर कोई नरक जैसी स्वर्ग जैसी जगह नहीं है तो नरक भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिर्फ एक कल्पना मात्र जगह है जो हमने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सूक्ष्म लोक में अच्छा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको शायद समझने में आसानी हो। Sorry, I'll just come back. राइट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप सबको दिक्कत ना हो। आई होप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। पीटर फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि सूक्ष्म लोक में एक पशु तथा मनुष्य के जीवन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे से आचार्य ने समझाया है कि देखिए, बहुत अंतर है सूक्ष्म लोक में पशु और ये एक मनुष्य के लाइफ में। अब आप सब सोचते होंगे कि एनिमल किंगडम भी है और प्लांट किंगडम भी है, तो हम क्या अलग है और पशु क्या अलग है। और अगर पशु है तो पशु के बाद हमको ये जीवन मिलता है कि हमारे जीवन की बात पशु में मिलता है, या पशु जीवन में मिलने के बाद हम वापस क्या मनुष्य में लोक में आ सकते हैं और मनुष्य लोक में आने के बाद पशु लोक में जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको आते होंगे। ठीक है, आते ही हैं। तो इन सब का बात आपको बहुत अच्छे से आचार्य ने इसमें समझाया है। दोस्तों देखिए, हम सब जब हम इस बॉडी को वकेट करते हैं
या जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो भी हम हमेशा, हमारा पुरोगमन होता है। इतना स्पीड भी नहीं चला रहा था मैं। एक कुत्ता को बचाने के लिए बोले स्किट हो गई स्कूटर, इसकी स्कूटर, बोले दोनों घुटने छिल गए, माथा में चोट लगी है। हाँ, तो सबको ऐसा लगता होगा, देखिए क्या बात है, अभी ग्रुप सोल की बात हो रही है, डॉग एनिमल की बात हो रही है और पीछे से एनिमल का ही बात आ रहा था, डॉग का ही बात आ रहा था। खैर, सो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है, हमको जिस तरह का सबक सीखना होता है हम उस तरह का सबक सीखते हैं। जनरली आप देखे होंगे, जो एक एनिमल होता है, एक जानवर होता है, वो हमेशा समूह में रहता है, ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहता है। उसको ग्रुप कॉन्शियसनेस का लेसन सीखना होता है। ग्रुप कॉन्शियसनेस का लेसन क्या होता है? ग्रुप कॉन्शियसनेस का लेसन होता है कि कंपैशन लेके आए, वो एक साथ काम करे, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेके आए, ठीक है, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वालिटीज़ सीखना होता है ग्रुप कॉन्शियसनेस में। और जब ये ग्रुप कॉन्शियसनेस की बात हम सीख जाते हैं, ये समूह चेतना की बातें हम जब पूरी अच्छे से समझ जाते हैं, तब हम जाके मनुष्य जन्म ले पाते हैं, यानी कि हम ग्रुप से एक इंडिविजुअल सोल की तरफ बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको कि हम ग्रुप से अब इंडिविजुअल यानी कि हम मनुष्य में आ जाते हैं, राइट? तब लेकिन जब तक हमारे पास वो पूरा हम ग्रुप कॉन्शियसनेस का जितना भी अनुभव है या जितने भी लेसन्स है उसको हम पूरी तरह ना सीख ले, तब तक हमको मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। लेकिन जो पशु है वो तो अपना शरीर छोड़ते हैं, वो भी मरते हैं, तो वो भी सूक्ष्म जगत में जाएंगे ही। वापस भौतिक जगत में आने के बाद जब तक ये दूसरा शरीर ना मिल जाए तब तक वो वापस सूक्ष्म जगत में जाएंगे ही। उनको भी कुछ प्लान करना होता है कि उनके क्या लेसन्स बाकी है, ठीक है? तो जैसे एक मनुष्य अपना शरीर त्यागता है, उसी तरह एक जानवर भी अपना शरीर त्यागता है। वो तो हम साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में उसका जो लाइफ होता है ऑफ रिटेनिंग, मतलब वो जो जितना देर वो सूक्ष्म जगत में रहता है, मान लीजिए 10 या 15 साल इनफ होते हैं उसके लिए, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत सारा साल लग जाता है। पशु सूक्ष्म जगत में कम सालों के लिए रहता है और मनुष्य सूक्ष्म जगत में एस्ट्रल प्लेन में काफी सालों तक रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पशु को कम प्लानिंग करनी होती है, उसके कुछ सेट टारगेट्स रहते हैं, लेकिन मनुष्य को बहुत प्लान करना होता है, बहुत तरह का अनुभव सीखना होता है। उसने बहुत कर्म किए हैं, क्योंकि उसके पास विवेक था तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स बहुत देखे जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, विवेकशील होने के बाद भी तुमने ऐसा किया तो उसके ऐसे फल है। वो कर्म फल सिद्धांत, आपके बहुत सारे जो लेसन्स है वो सीखना, अनुभव, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके लिए एक प्लान बनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी 5 ईयर प्लान बनाती है या बजट निकालती है। अभी 2 दिन पहले 1 फरवरी को बजट हुआ था हमारा, तो काफ़ी कुछ देख के एक पॉलिसी बनाया जाता है कि ये भारत का पॉलिसी है। वैसे ही इंडिविजुअल के लिए एक पॉलिसी बनाया जाता है कि ये तुम्हारा प्लान है, तुमने ऋचा गुप्ता के नाम से ये जो शरीर लिया है, ये क्यों लिया है, इसके क्या कारण है, क्या अनुभव लेना है तुम्हें, तुमने क्या किया है, उसके अनुसार तुम्हें ये शरीर मिलेगा, ठीक है? तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, तुम्हारा पति ऐसा होगा, तुम्हारे सास ऐसे होंगे, तुमको क्या ग्रुप का सोल, एवरीथिंग इज वेरी वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड, बहुत ही मेटिकुलस। तो उसके लिए काफ़ी साल तक हमें रहना पड़ता है और हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसको भी हमें धीरे 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 कौन सी इच्छा ज़रूरी है, कौन सी इच्छा ज़रूरी नहीं है, मुझे क्या करना है, इसका बहुत प्लान्स होता है। तो इसीलिए हमारा जो ह्यूमन सोल है ये काफ़ी दिन तक
सूक्ष्म लोक में रहता है। ठीक है। और दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है, यहाँ पे पीटर राइचलू ने बहुत अच्छी एक बात आचार्य के माध्यम से कहलाई है कि देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि तीसरे खंड के बाद जनरली कोई भी पशु ऊपरी लोक में नहीं जा सकता। तीसरा खंड के बाद उसका वहां ऊपर के खंडों में जाना वर्जित है, वो नहीं जा सकता। ठीक है। लेकिन अगर कोई मनुष्य का कोई पालतू जानवर है तो वो उसको ऊपरी खंड में लेके जा सकता है। ठीक है। और वहां पे कुछ दिनों के रहने के बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन एक बात नोटिस करने की बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत गहरी बात है कि जब हम कोई एनिमल डोमेस्टिकेट करते हैं, हम कोई पशु को पालतू बनाते हैं और वो कुछ हमारे साथ कुछ जन्मों तक और कुछ वर्षों तक रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वह जो पालतू पशु है वो मनुष्य की ओर यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की ओर जाने के लिए तैयार है। ओके फ्रेंड्स, वो कुछ जो पशु है वो कुछ जन्मों तक एक साथ रहता है। मान लीजिए 2 बिल्ली या 3 कुत्ते या 2 कुत्ते एक साथ ही रहते हैं, उसी मालिक के साथ रहते हैं अलग अलग जन्म में। तो जब वही मालिक वापस जन्म लेता है तो वो हो सकता है वो 2 जो पशु जो कुत्ते थे वो वही मालिक के साथ वापस आते हैं अपना कार्यक्रम सिद्धांत को पूरा करने के लिए। एनिमल कॉन्शियसनेस ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आने तक के लिए। तो आप देखिए किस तरह प्रकृति कितने सोचकरण के साथ, कितने थ्रेड्स मामूली से भरे हुए होते हैं और वो किस तरह काम करती है। तो जब हम किसी को पालतू बना लेते हैं तो धीरे धीरे कुछ जन्मों तक साथ में रहने के बाद वो धीरे धीरे आ जाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। फिर उसने एक बात ये भी कही है कि मान लीजिए कोई घोड़ा है और वो अपने जो मालिक है उससे बहुत ही क्लोज था और वो घोड़ा अगर किसी वजह से मर जाता है, ऑब्वियसली हर पशु का तो उतना स्पैन ऑफ लाइफ नहीं होता जितना मनुष्य का रहता है। तो वो अगर मनुष्य उसको याद करता है, उसका मालिक उसको याद करता है, तो वो जब सोता है तो वो जिस घोड़े ने अपना शरीर त्याग दिया है तो वो भी उससे आके मिल सकता है। और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है कि घोड़ा जिंदा है और मालिक अगर मर गया है तो जब घोड़ा सोता है तो वो वैसे भी आके वो लोग सूक्ष्म लोक में अपने आप से मिलते हैं। पर वो कितना कुछ चलता रहेगा, वो ऐसा नहीं चलता है। तो कुछ देर तक घोड़ा अपने लिए सूक्ष्म लोक में दूसरा मालिक ढूंढ लेता है। वो जब दूसरा ढूंढ लेता है तो वो कोशिश करता है कि वो जो नया मालिक है जब वो शरीर लेता है तो वो घोड़ा भी दूसरा शरीर ले। इस तरह का कार्य सिद्धांत चलता रहता है दोस्तों। और पूरी तरह अगर समूह चेतना विकसित हो जाती है तो और उनका जब समय पूरा हो जाता है तो वो अपना शरीर त्याग देते हैं, एनिमल्स अपना शरीर त्याग देते हैं और धीरे धीरे भौतिक जगत में वो नया मनुष्य का शरीर लेके आ सके, इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आपके अंदर ये जो एनिमल, पशु और जो मनुष्य है उसमें किस तरह से हम सूक्ष्म लोक में ट्रैवल कर सकते हैं और कैसे रह सकते हैं, ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि आप सब जानते हैं कि पीटर का बहुत अच्छा दोस्त था चार्ल्स। तो पीटर के मन में एक जिज्ञासा थी कि अरे भाई, पीटर ने हमसे दूसरी यात्रा में संपर्क क्यों नहीं किया। अब हम सबको ऐसा ही लगता है ना, हम अपने फ्रेंड्स के बारे में जिससे हमारा बहुत अटैचमेंट है उसके बारे में हम सोचते ही रहते हैं ना कि उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की भैया। आप बताइए क्या बात है, हमारे मन में ज़रूर आता है ना ये बात। तो आचार्य जी पूछते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा,
क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि तुम मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछोगे, क्योंकि चार्ल्स को लग रहा था कि शायद पीटर को लग रहा था कि चार्ल्स शायद बहुत खुश है अपने नए जीवन में, तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो इस तरह का क्वेरीज होता है दोस्तों। ये बहुत रोचक है। ये जितना भी जो बात अभी चल रहा है वो एक्चुअली जिसका डेथ हुआ है किसी क्लोज वन का, या फैमिली में भी किसी का डेथ हुआ है इस तरह का, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। हमारे जनरली हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन या हमारे नियर रिश्तेदार में किसी का डेथ होता है तो उसको इसी तरह का क्वेश्चंस आता है कि क्या वो मुझसे मिलने आती है, क्या मेरी माँ मुझसे मिलने आती है, क्या मेरे पापा मुझसे मिलने आते हैं, क्या मेरी दादी दादा बुआ फूफा कोई भी मासी मौसा क्या हमसे मिलने आते हैं, क्या हमारे ऐसे कोई स्टाफ मेंबर्स जो हमसे बहुत क्लोज है, जो हमारे साथ अपना पूरा जीवन ही बिता दिए हैं हमारे काम करने में या मेरे इसमें, तो वो क्या आते हैं। इस तरह का सवाल हम बहुत पूछते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भौतिक जीवन में उसमें चलने के लिए जो हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो एक कहाली सहायक होता है, ठीक है। ये अन्नमय कोश है, और प्राणमय ये जो कोश है या जो हम कहते हैं जो एथरिक बॉडी है या जो एस्ट्रल बॉडी है जिसको हम कहते हैं, वो एक सहायक होती है खाली। वो जा रहे, आप उसको देख नहीं सकते हैं, बट इट इज़ हेल्पिंग, वो हमको इधर उधर जाने में सहायक रहती है। आप जब रात को सो जाते हैं तो आपका जो एस्ट्रल बॉडी होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, यही उठ के जाता है, जो एक सहायक शरीर का काम करता है। ये रात में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिन भर तो ये बहुत ही गौण रहता है, आपको खाली ऐसे हेल्प करता है, लेकिन रात को ये पूरी तरह से एनर्जाइज होके मतलब काम करने के लिए रेडी हो जाता है, या कोई शरीर को वकेट कर देता है तब रेडी हो जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर उन तत्वों से, सब शरीर ना कुछ कुछ तत्वों से बना हुआ है। जैसे हमारा ये जो अन्नमय कोश है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, आप सबको पता है ना, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि वो जब 5 जो एलिमेंट्स है वो एक ज्योमेट्री में, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में आके जब बन जाते हैं तो ये शिप्रा जी का स्वरूप लेता है, ये किरण जी का स्वरूप लेता है, ये कमला जी का स्वरूप लेता है, ठीक है। तो ये अन्नमय कोश बन गया। लेकिन इसके बाद हमारा जो शरीर है वो अलग अलग तत्वों से बना है, और हमको जब जहाँ जाना होता है वहाँ के उस तत्व में जाने के लिए हमारे जो शरीर के तत्व है वो चार्ज हो जाते हैं, और वो जब चार्ज हो जाते हैं तो हम उस लोक पे पहुँच जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यात्रा करनी है प्लेन से, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप टिकट खरीदते हैं, ठीक है। टिकट खरीद के आपको क्या करना होता है, आप ऐसे ही तो सीधे नहीं जा सकते हैं, आपको एक प्लेन में बैठना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है। तो आप कोई चीज़ कुछ यत्न करते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि जब हमको वहाँ जाना होता है, इच्छा शक्ति आप समझ लीजिए या किसी कारणवश हम जाते हैं, हमको मेरी जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म लोक पे ही जाएगी, हमारी एस्ट्रल शरीर है जो एस्ट्रल प्लेन में ही जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो तत्व हमारे जो होते हैं ना, जो हमको दिखाई नहीं देते, वो जो अदृश्य होते हैं, वो लेकिन चार्ज हो जाते हैं और उस समय वो वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ना सिर्फ पिक्चरों में ही ये सब बातें होती है कि आपने देखा होगा जो बहुत सारे बच्चे तो अभी देखते हैं एवेंजर्स कि है ना, वो
अचानक से गायब हो जाता है और वो दूसरे लोक में पहुंच जाता है, फिर दूसरा वो वहां से उठ के वहां पहुंच जाता है। देखिएगा, आप सब भी देखिएगा, ये सारी मूवी हिंदी में भी डब हो गई है, तो आप सबको मजा आएगा कि किस तरह चेंज होता है, किस तरह अलग अलग तत्व हमारे चार्ज हो जाते हैं और उसके द्वारा वो जो सक्रिय हो जाते हैं, तब हमारी वो यात्रा वहाँ के लिए संभव हो जाती है। तो हमको ज़रूरी होता है आवश्यक कण को सक्रिय करना, जो हमारी इच्छा शक्ति से हम कर सकते हैं, या जब हम सो जाते हैं तब वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विल पावर को स्ट्रांग बनाने का। अगर हमारे पास इच्छा शक्ति हमारी उतनी मजबूत होगी, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि जो नीचे का खंड होता है वो थोड़ा सा डरावना होता है या थोड़ा भयानक होता है, या वो इतना, आप कह सकते हो कि ऊपरों के खंड की तरह वो इतना ज़्यादा आपको इनवाइटिंग नहीं लगेगा, तो हो सकता है कि आप डर जाओ। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो हम वो डर को पास करके ऊपर जाने के लिए हमारी इच्छा होगी, और जब हमारी और सब खंडों में जाने की इच्छा होगी तो वो ऐसे ही जो तत्व है वो हमारे अंदर सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम जाके उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी मिल सकते हैं। अगर हमने शरीर नहीं त्यागा है तो हम बार बार जब हम सोते हैं तो वहाँ जाके हम घूम के आ सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। और अगर हमने शरीर छोड़ ही दिया है, वकेट ही कर दिया है, तो हम वहाँ पे जाने के लिए हम पूरी तरह तैयार रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है वो 5 लेयर्स, पंचकोश का बना होता है, जिसको मैंने कहा था सबसे पहले होता है कि हमारा अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश, इस तरह के विज्ञानमय कोश और आनंदमय। तो आप देख रहे हैं 5 अलग अलग लेयर्स है। ठीक है, फाइन, बात समझ में आ गई। अब आप सोचिए कि उसका मतलब क्या है। एक बीज है और वो बीज, ये जो आत्मा स्वरूप जो बीज है उसके ये लेयर्स है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम शरीर त्याग देते हैं तो हमारा जो जो बाहर का जो आवरण है वो सबसे हल्का होता है, वो सबसे कम घना होता है। लेकिन जब हम शरीर त्याग देते हैं तो उल्टा हो जाता है, जो बाहर का लेयर होता है वो सबसे ज़्यादा घना हो जाता है और हमारा जो अंदर का लेयर होता है वह सबसे हल्का हो जाता है। और जब हम जिस तरह से ऊपर जाते रहेंगे हम एक एक अपना शरीर गिराते जाते हैं। हमारा पहला शरीर जो रहता है वो हमने यहीं पे छोड़ दिया, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना प्राणमय कोश, फिर उसके बाद विज्ञान, इस तरह का विज्ञानमय कोश और ये मनोमय कोश, ये धीरे 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 एक आवरण की तरह हम छोड़ते जाएंगे। जैसे हम एक प्याज को छिलका जब गिराते जाते गिराते जाते गिराते जाते, उसी तरह ऊंचे स्तरों में पहुंचने के लिए हम गिरा देते हैं। जैसे आपने देखा है कि वो एक स्नेक होता है अपना गिरा देता है ना, सांप गिरा देता है अपना पूरा का पूरा त्वचा गिरा देता है, उसी तरह हमारा एक एक त्वचा हमारा गिरता जाता है और हम अलग अलग खंडों और अलग अलग ऊपरी हिस्सों में जाते जाते हैं। अब वो कहते हैं कि चार्ल्स तुमसे नहीं मिला क्योंकि औसत एवरेज रूप में व्यक्ति जो सूक्ष्म जगत में रहता है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है, वो इधर उधर भटकाव नहीं करता है। हम जैसे अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, उसको पता होता है कि मेरा क्या इम्पोर्टेंस है और मेरा क्या काम है, उसका वो एकदम डायरेक्ट, वो एकदम कहते हैं ना बुलजाई लगा के रखता है कि मेरा ये काम है, तो वो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करता है। और जब तक कि चार्ल्स ने तुमसे अगर मिलना होता उसको, तो वो क्या तुम्हारे लिए रोज वेट नहीं करता, वो आके तुम्हारा वेट करता रोज, अगर उसको इतनी मिलने की तुम्हारी इच्छा होती। बट वहां से मेरे पास कोई संकेत ही नहीं आया,
चार्ल्स की तरफ से मेरे पास कोई संकेत ही नहीं आया, तो मैं तुमको कैसे लेके जाता। ठीक है। और उसने कहा कि मैं अभी ये बता दूं कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ व्यस्त है, जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। चार्ल्स एक दूसरी लड़की के साथ, और वो थोड़ा उसमें बिजी है, तो इसीलिए वो तुमसे संपर्क नहीं कर रहा है। इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे हम। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बात छोड़िए, मुझे ये बताइए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये आप देखेंगे कि हम सबके मन में भी ये सब ही विचार रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। तो ये पूछता है कि मुझे ये बताइए कि कुछ लोग अपाहिज क्यों पैदा होते हैं, कुछ लोग अंधे क्यों पैदा होते हैं, कुछ बहरे क्यों पैदा होते हैं, और कोई गूंगे क्यों पैदा होते हैं। कोई मुझे बताने का कोशिश करेगा? मत देखिए, बिना देखे बताइए। चलिए, कोई बताइए मुझे ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों लगता है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई भी जने ना बोल सके तो टाइप करके बताइए क्या कारण है। क्या कारण है कि कोई अपाहिज पैदा होते हैं, कोई गूंगे पैदा होते हैं, कोई बहरे होते हैं। सब तो वैसा जन्म नहीं मिलता। इसके पीछे तो कारण है ही, कोई ना कोई कारण होगा। कार्य कारण, ये दोनों के बिना प्रकृति नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों। तो जितना भी ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये आता है कोई ना कोई रीज़न के लिए हमारे पास। और सबसे बड़ा जो चीज़ है इसमें जो काम करता है, वो होता है कर्म सिद्धांत का। 101% कर्म सिद्धांत का प्रॉब्लम है, मतलब उसी का सब कुछ है, नॉट अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप नशे में हैं और आपने एक आदमी को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसकी वजह से वो उसको कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। और उसका इलाज नहीं हो सका, चिकित्सा विज्ञान में उसका कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप बताइए, ये निश्चित है कि वह जो नशे में आदमी था, वो अगले जन्म में वो अपाहिज ही पैदा होगा, क्योंकि वही उसको कष्ट सहना पड़ेगा जो उसने किसी को दिया था। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि हमको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, या हमारे फैमिली में या नियर डियर वंस में अगर किसी को भी आता है, तो हम ऐसा बोल देते हैं बेचारा। वो हमको बिल्कुल कतई ही नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बेचारे तो हम रहे हैं, बेचारा वो नहीं है। हमने उनके साथ ज़रूर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हमको इस तरह का सिचुएशन आया है दोस्तों। और इससे हम कैसे निकल सकते हैं? अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई गूंगा है या बहरा है, तो हम मान लीजिए किसी कारणवश हमारे घर में गूंगा या बहरा बच्चा है। अगर हम उस बच्चे के लिए अच्छा वातावरण नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो हम बुरा वातावरण ना क्रिएट करें। और अगर बुरा वातावरण करके हम उस बच्चे को पाने का इतना निराशा भाव हमारे अंदर आ जाता है कि उसके लिए हम बार बार उस बच्चे को कोसते रहते, तो हमने फिर एक कर्म का धागा ले लिया है, एक कनेक्शन कर लिया है। तो हमको लेना ही पड़ेगा जन्म, हमको जन्म लेना पड़ेगा फिर से उस गूंगे बहरे जैसा कोई इंसान का अगले जन्म में, ताकि वो उस विकलांगता, वो अपाहिजता को हम उसी तरह महसूस कर सके जैसे कि अभी कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, और हमको वही दुख और कष्ट सहना पड़े। तो दोस्तों कि हमको देखिए, दुख तो होता ही है, बट अगर ये समझ आ जाए कि ये क्यों हुआ है और हमारी नीयत क्या है, तो हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। कैसे बाहर आ सकते हैं?
अगर हमारे घर में कोई स्पेशल बच्चा है या कोई गूंगा या बहरा या किसी भी चीज़ से उसमें विकलांगता है, मानसिक विकलांगता हो या फिजिकल विकलांगता हो, शारीरिक विकलांगता हो, तो हमको उसके लिए अच्छा से अच्छा वातावरण क्रिएट करना है। हमको उसको बहुत प्यार, स्नेह और अंडरस्टैंडिंग के साथ रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कर्म को काट लेते हैं। ठीक है, तो हम ये जो आघात हमको लगता है या जो हमको ये जो मानसिक और ऐसी जो घटनाएं हमको झेलनी होती है वो दूर हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरह का अगर हमारे घर में एबनॉर्मल बच्चा आता है, जिसको हम कहते हैं कि अभी तो हम स्पेशल बच्चा कहते हैं ऑब्वियसली, ताकि ये थोड़ा सा लोगों में ये सेंस आ सके, एबनॉर्मल ना बोले, क्योंकि एबनॉर्मल तो कोई होता ही नहीं है, एवरीबडी इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमको वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम अपने कर्मा को बैलेंस कर सके, उसको पूरी तरह समझ के प्रेम स्नेह से रखे। ठीक है, ना कि उसको नकारते हुए रखे, उसको ब्लेम करते हुए रखे, और ये सोच के रखे कि मैं तो बिल्कुल ही, मतलब एक लोगों में एक क्या बोलते हैं, शर्म सी बात आ जाती है, एक शर्म की भावना आ जाती है कि मेरे को ऐसा बच्चा है। बट नहीं, अगर हमको निकलना है वो चीज़ से तो हम कैसे उबर सकते हैं? हम इसी तरह से उबर सकते हैं जब हमको समझ में आए कि ये मेरे को स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिला है, और वैसा काम, हमारी नीयत, सबसे बड़ी हमारी नीयत होती है कि हम किस ढंग से रखें उसको। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात आती है कि सबके मन में आता है कि भैया कोई इतना पैसे वाला कैसे हो सकता है, और कोई जन्म में कोई इतना निर्धन क्यों होता है। ठीक है, कोई ऐसा होता है जो बहुत भाग्यवान होता है, भाई कोई मुकेश अंबानी ही हो जाता है, और कोई कितना भी काम कर ले वो निर्धन ही रहता है। मतलब जो चीज़ में हाथ दे दे वो कोयला हो जाता है, और कोई जो चीज़ में हाथ दे दे वो हीरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ठीक है, दो बच्चे भी रहते हैं एक माँ के, तो एक बहुत ज़्यादा कमा लेता है, एक हमेशा, एक कोई बहुत भाग्यशाली होता है और कोई भाग्यहीन रहता है। ऐसा भी कितनी जगह पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो कि अगर कोई बहुत भाग्यशाली है या कोई बहुत धनवान है तो आप ये मत सोचो कि अरे भगवान ने उसके लिए ऐसा किया है, क्योंकि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो ये इसमें रेडी करने के लिए बोल दे कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, इसने बहुत मुझे ना लड्डू पेड़ा खिलाया है, भाई इसने बहुत मेरी आरती पूजा की है, तो मैं उसको, अच्छा ये मैंने इसको, मेरे को हमेशा पटा के रखा, तो मैं इसको अच्छा पैसे वैसे वाला बना के रखूँगा जन्म, अगले जन्म में। और किसी ने मेरी आराधना की नहीं है तो भाई मेरे लिए अच्छे अच्छे प्रेज वर्दी सॉन्ग्स नहीं गाए तो मैं उसको नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कर्म पे ही ये डिपेंड करता है। आप ये सोचिए कि किसी ने इस जन्म में अगर वो बहुत भाग्यशाली है और जन्म से ही आपको लगता है कि भाई इसने तो इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया और आगे भी अच्छा ही अच्छा काम करते रह रहा है, कमाता ही जा रहा है, तरक्की ही करता जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, दो भाई मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ऑब्वियस है, हमारे जो अंबानी ब्रदर्स है। तो ऐसा बहुत बार ऐसा लोग प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है। तो सिंपल सा ये बात है दोस्तों कि नॉट दिस, ये जन्म तो छोड़ दीजिए, पिछले बहुत सारे जन्मों में उसने खुद के लिए अर्जित किया है कुछ ऐसा कर्म जिसका फल उसको ये रूप में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो ज़्यादा भाग्यशाली है और उसने अपने लिए ये जो सुख पाया है, ये जो धन का सुख पाया है या ये भाग्य का सुख पाया है, उसने खुद अर्जित किया है, खुद कमा के अर्जित किया है। उसने ये जितने भी साधन है अपने लिए किया है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग बहुत बेईमानी करते हैं उसके लिए, बहुत बेईमान होके उसका पैसा भी लेते रहते हैं और उसको बहुत परेशान करते हैं, पर उसने कभी भी अपने सच्चाई से या ईमानदारी से या कर्मठता से हटा नहीं,
तो उसको उस चीज़ का फल इस जन्म में मिलता है। तो आप ये सोचेंगे दोस्तों, तो कोई दुर्भाग्यशाली रहेगा या कोई निर्धन रहेगा तो क्या उसको कभी सुख नहीं मिलेगा? आप ये सोच सकते हैं, राइट दोस्तों? तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उसके लिए भी पीटर ने क्या बात, आचार्य ने बहुत अच्छी बात बोली है कि दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो कम भाग्यशाली है, ठीक है, वह अगर कर्मठ रहे, उसने अपने हिम्मत दिखाई है, अगर वो पूरी जोश के साथ मेहनत करके अपने पर विश्वास रख के कदम बढ़ाता है आगे, तो वो ज़रूर ही कह सकते हैं अपने जीवन में ऐसे पोजीशन में आ जाता है जिसमें वो कुछ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे, आपने मुकेश अंबानी के जो फादर है धीरू भाई अंबानी, उसके बारे में सुना होगा कि वो किस तरह से थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। जिस तरह से महात्मा गांधी ने एक विचार किया कि भाई मैं इस देश को आज़ादी दिलवा के रहूँगा, ठीक है, तो उनके वो विचार ने, उस धारणा ने, उस इंटेंशन ने, वो कर्मठ बनकर वो पूरी तरह से उसके अपने बिलीफ के साथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे और फिर उन्होंने ऐसा काम किया। और आज हम इस लेवल पे पहुंच सके हैं जब हम पूरी तरह से 75 इयर्स आज फ्रीडम को हमारा हो गया है, भारत को आज़ादी दिए हुए हो गया है। तो इसी तरह हम बदल सकते हैं, भाग्यहीन से भाग्यशाली, गौरवहीन से गौरवशाली हम बन सकते हैं। और दूसरी तरह से तभी भी बन सकते हैं जब हम सेवा करें, दूसरों की मदद करें। लोग हमारे साथ गलती भी कर रहे हो, फिर भी हम अपनी बाधाओं और इच्छा शक्ति और सेवा की भावना से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भी हम सौभाग्य बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है रेसिज्म का, कि ऐसा क्यों होता है कि कोई गोरे होते हैं और कोई काले होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत आसानी से बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है कि रिचा जी हाउ आर वी गुड विद द टाइम, कितना टाइम बाकी है, बिकॉज मैं क्वेश्चन आंसर्स आज ख़त्म कर देना चाह रही थी। We are left for half an hour. ओके, ठीक है। If you have time, रिचा जी, आप 10 मिनट्स का भी पावर पैक मेडिटेशन ले सकते हो। ओके, ठीक है, फाइन। दोस्तों, तो ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया कि कुछ जातियाँ काली क्यों होती है और कुछ गोरी क्यों होती है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा पुण्य प्राप्त किया है तो वो गोरे हैं, और कुछ काले लोग हैं तो उन्होंने कम पुण्य अर्जित किया है इसलिए वो काले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लेवल पे हम सब एक ही है, लेकिन अलग अलग अनुभव प्राप्त करने के लिए और अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है, हम अलग अलग देशों में हम आते हैं और काम करते हैं और अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच सकते हैं जैसे कि कितनी बार ऐसा कोई नेशन होता है, जैसे पहले अफ्रीका मान लीजिए या ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, वहाँ पे पहले एकदम पूरे के पूरे काले लोग ही थे। इवन न्यूजीलैंड में मौरी लोग रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में काले लोग रहते थे। इस तरह से बहुत अलग अलग लोग रहते थे, ठीक है। ओके, रिचा जी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूँ क्या? नहीं मैम, आप समझा सकते हैं, सॉरी मैंने ओके, फाइन, नो इश्यूज। तो
क्या होता है कि अधिकतर लोग मतलब करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। पहले जहाँ पे जिस देश में काले लोग रहते थे वहाँ पे गोरे लोग रहने लग जाते हैं। आपको पता है कि भारत कुछ वर्षों के लिए यूके ब्रिटेन से के अंडर में था, वहाँ से शासित था। तो इसी तरह चेंजेस होता रहता है। जब जहाँ जिस तरह का कॉन्शियसनेस रहता है, जिस तरह की चेतना रहती है, उस तरह के लोग वहाँ पे आते हैं। अगर किसी को वहाँ का विकास करना है तो वहाँ पे वो विकसित लोग आ जाते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है। ये खाली थोड़ा सा ये चमड़ी का फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पे उस देश में सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो एक मेलेनिन पिगमेंट रहता है। इस बात का भी स्पष्टीकरण किया गया है इस किताब में। तो वो काफ़ी ठंडा देश रहता है, तो उनकी जो श्वेत कौम होते हैं वो अस्तित्व में आ जाते हैं, और उनका जो ये जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ये कम होता है। जहाँ पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं वहाँ से। और ये हमने अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए और अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग अनुभव के लिए जिसको कहते हैं, या हमको जिस तरह का काम करना है उस तरह से हम करते हैं। अगर हमको कोई विकासशील देश में आना है तो हम वैसा ही रूप लेंगे। अगर हमको मान लीजिए हमको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानना है तो हम जापान जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे नेचर के बारे में बहुत कुछ जानना है कि नेचर में क्या काम हो रहा होता है किस तरह से, तो ऑब्वियसली मैं छोड़ के अफ्रीका में जाना पसंद करूँगी। उस तरह का अनुभव मुझे लेना है तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी। तो इस तरह से गोरे और काले का चेंज होता है। और वो भारत के बारे में भी बोले हैं कि भारत में भी जहाँ पे बहुत लोग अविकसित है वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही विकसित आत्माएं जन्म लेती है जो इस तरह जो हमको चेंज करती है। जिस तरह से अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो क्योंकि उनको चेंज करना था, उनको विकासशील बनाना था, उस तरह से उनका जन्म हुआ। जैसे पत्री जी, उनको ध्यान के बारे में लेके आना था नॉलेज, तो वो गोरे काले से कोई मतलब नहीं होता है, वो इसी तरह से वो जन्म लेते हैं। दोस्तों, और एक और बात बताते हैं यहाँ पे कि क्या हमको गोरे और काले लोग को शादी करना चाहिए, क्या उनमें विवाह होना चाहिए क्या? तो उन्होंने बड़ा ही कहा है स्पष्ट शब्दों में कि अलग अलग नस्ल के लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी संस्कृति और आदतें और बायोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है। तो वर्ण संकर हो सकता है जिससे पूरी प्रजाति नष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, वो एक दुर्घटना जैसा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें जनरली ये काम नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जिसका जन्म श्वेत शरीर में हुआ है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में वो श्वेत ही बनेगा, वो हो सकता है वो दूसरा बने। तो वी ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। अब आता है कि वो एक और प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्या आत्महत्या अपराध है? ठीक है, वील एंड विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम कर लेंगे। दोस्तों, तो वो कहते हैं कि अपराध तो आप छोटा बोलो, अपराध तो जो है। आचार्य कहते हैं कि ये मूर्खता है। ये बिल्कुल समझ जाओ कि किसी को भी सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह खाली है ना पोस्टपोन्ड करता है। तुमको मान लीजिए कि आपको यहाँ से मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ और मुझे जाना है दिल्ली। अब मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरे को यात्रा तो वहाँ तक की करनी है, दिल्ली तक की करनी है। और मैं यहाँ से निकली हूँ, कटक पहुँची हूँ, कटक से मैंने बालासोर गई, मैं बालासोर से फिर गया गई, गया से मुगलसराय गई, इलाहाबाद गई। मैं उसके बाद इलाहाबाद में उतर गई, ट्रेन की पटरी से उतर गई, मुझे नहीं मन किया, मैंने आत्महत्या कर लिया, मैं कूद गई मान लीजिए।
तो आप मुझे ये बोलिए कि यात्रा तो मुझे दिल्ली की करनी है, तो मैं क्या दिल्ली तक को पहुंच पाई कि मैंने क्या किया? मेरी यात्रा क्या पूरी हुई? मुझे तो दिल्ली ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी नौकरी लगी है। मैंने क्या कर लिया? अपनी यात्रा को और डिले कर लिया। अब मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, वहाँ पे टीटी को बताना पड़ेगा मैं क्यों ट्रेन से उतर गई। मुझे नई टिकट बनानी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा नया ट्रेन के लिए जो बाद में आएगा, राइट? मुझे साथ साथ तो ट्रेन नहीं मिलेगा, मुझे बाद में ट्रेन आने के लिए चाहिए होगा। दूसरी कौन सी ट्रेन आएगी? क्या उस ट्रेन में मेरे लिए सीट होगा? नहीं होगा तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कितना डिले कर दिया। मैं एक रात में 24 घंटे में पहुंच सकता था दिल्ली, और मैं अब कितने दिन में दिल्ली पहुंचूंगा ना? मुझे ट्रेन नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गाड़ी में जाना पड़ेगा। गाड़ी में नहीं मिला तो मुझे पैदल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने क्या किया? तो जो आत्महत्या करता है वो अपने लिए ऐसी बाधाएं और मुश्किलें पैदा कर लेता है, और कि उसके लिए वो यात्रा बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उसको यात्रा वहीं से करनी पड़ती है। उसको मुझे इलाहाबाद से ही वापस जाना पड़ेगा। यात्रा अगर मुझे दिल्ली तक की करनी है, मुझे वहीं से लेनी पड़ेगी। तो हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद हमको इंतज़ार करना होता है एक नए शरीर का। सब इस तरह का हमको वेट करना पड़ता है। तो हमको बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं कि हमको आत्महत्या करनी चाहिए। और बहुत देर तक तो जो कहता है जिसने आत्महत्या किया है वो तो बहुत देर तक अपने अज्ञान के कारण धरती से ही बंधा होता है। भौतिक जगत में ही वो बहुत दिन तक वो क्रियाशील रहता है। तब आप मतलब एक ऐसा फील भी करते हैं ना, जिसने आत्महत्या किया है, जो सुसाइड किया है, तो आप कितनी बार लोग उसको थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई आत्मा है, ऐसा कुछ है। वो बताती रहती है, वो किसी को परेशान नहीं करती, क्योंकि वो तो खुद परेशान रहती है। तो वो आदमी को बताती रहती है कि हेल्प मी, मुझे कुछ बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं वापस आ सकती हूँ। वो अज्ञानवश के कारण पूरी तरह से वो आसपास ही घूमता रहता है। धीरे धीरे जब वो बातें सुनता है, सज्जन सांगत्य अगर वो करता है, सुनता है किसी को, तो उसका धीरे धीरे मन परिवर्तित होने लग जाता है। जब वो मन परिवर्तित होता है तब उसको एक सहायक मिलता है। जब वो रेडी हो जाता है कि नहीं दिस इज़ डन, तो एक सहायक मिलता है। जैसे आचार्य मिला पीटर को, वैसे एक सहायक मिलता है उसको। और वो सहायक फिर धीरे धीरे उसको बताता है कि हम किस तरह अपने जीवन में आगे सूक्ष्म लोक की यात्रा कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। वेट करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। और फिर धीरे धीरे जैसा हमको शरीर मिलता है, तो फिर हमारी यात्रा वहीं उस पिन पॉइंट से वापस शुरू होती है। तो आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, लेकिन खाली एक स्थगन है। ठीक है? तो दुनिया में ऐसी कोई भी हालात नहीं है दोस्तों जिसके लिए हमें इतनी कठोर कदम उठाने की कोई भी आवश्यकता है। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। एनी डाउट एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अभी सुसाइड की बात रह गई है, एक दो और क्वेश्चंस बस बाकी रह गए। तो मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा आपको कि किस तरह से हमको, क्या हमारे मन में जो ये प्रश्न आते रहते हैं वो सॉल्व हुआ। राइट दोस्तों? तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो हम चले। दोस्तों मैं ये बता देती हूँ, एक आप सबसे अनुरोध करूँगी एक बात का। ऋचा जी और वंदना जी और शिप्रा जी, ये जो टीम बनाया है, मतलब जो भी है इस टीम में, मैं बहुत अच्छे से सबको जानती नहीं कि कौन कौन किस ये टीम में है, लेकिन सबसे ये अनुरोध करूँगी कि देखिए, अभी विजडम शेयरिंग नहीं है। आप सब बहुत बड़े मास्टर्स हैं, सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप सबसे ये अनुरोध मैं ज़रूर करूँगी कि क्योंकि ये किताब
की बारी में स्वाध्याय चल रहा है, तो आप कोशिश करके सही समय पर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आप इस किताब का एसेंस को समझ ही नहीं पाएंगे। आप आके भी नहीं आए प्रतीत होंगे, आपने कुछ समझा ही नहीं होगा। जो प्रश्न आपको जीवन में, आप एक प्रश्न की बातें सुन के, ये जो प्रश्न है आपके पूरे एंटायर लाइफ टाइम, ना कि ये लाइफ टाइम जो आप किरण जी के रूप में है या किसी अंजना जी के रूप में है या ममता जी के रूप में है, ये लाइफ टाइम ही नहीं, योर सोल इज हियरिंग टू इट। आपकी आत्मा सुन रही है, और आत्मा का पुरोगमन अगर हमको करवाना है जल्दी, तो ये स्वाध्याय बहुत अच्छे से सुनिएगा और पूरा समय लगा के सुनिए, क्योंकि इसमें इतनी निवारण होगी आपके ऐसे ऐसे प्रश्नों की। क्योंकि जो भी प्रश्न है उसका सवाल हमको खुद ढूंढना है, उसका हल हमको खुद ढूंढना है, और जब तक हम ना ढूंढे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि स्वाध्याय जब किताब का हो रहा हो, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ मिला रहा है, वो एक फ्लो में जा रहा होता है, तो अगर हम पूरा मज़ा लेना है और पूरी तरह से अपने आप को हमको समय देना है अपने लिए, तो आप कृपया 1 घंटा सिर्फ ध्यान के लिए नहीं, स्वाध्याय के लिए भी निकालें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ ध्यान में मैं पूरी सहमत हूँ प्रीता जी आपसे, आपने एकदम सही कहा। जैसे अब हम लोग कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हम लोग कैसे एकदम टाइम पे पहुंचते हैं, भाग भाग के पहुंचते हैं कि स्टार्टिंग निकल जाएगा तो पिक्चर का मजा नहीं आएगा। उसी तरह हम यही अनुरोध करते हैं बार बार सबसे कि सब टाइमली आए, क्योंकि हमको भी पूरी तरह समझ में नहीं आता है। और बहुत ही अच्छा सेशन लिया आपने। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ बार बार आज नेट जा रहा था, फिर भी जितना भी छूटा कोई बात नहीं, जो भी सुन पाई उतना में ही मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अब नेट ही जा रहा है तो उसका कोई उपाय नहीं है। इन बहुत सुंदर ढंग से समझाया। थैंक यू प्रीता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू। रिथा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, तो मेडिटेशन के बाद करें, विल बी बेटर और नाउ? नहीं, पूछ लीजिए आप। ओके, मुझे वो मैरिज के बारे में वो जरा क्लियर नहीं हुआ, जो लाइक ब्लैक एंड वाइट था, मैरिज नहीं होना चाहिए आपने बताया, तो वो पार्ट मुझे जरा क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। राइट, देखिए ये जो किताब है ये पीटर राइचेलू की अंडरस्टैंडिंग है, ये उसके जो यात्रा है उसके अनुसार है, ठीक है। लेकिन उसमें आचार्य ने ये बात बोला कि मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसमें भी बहुत ही क्लियरली ये बात कहा जाता था। और पहले तो मैं बताऊं कि सेम कास्ट में भी नहीं किया जाता था, बहुत लोग नहीं किया करते थे। इनफैक्ट हम मारवाड़ियों में ज़्यादातर ऐसा रहता था कि हम गोत्र में डिवाइडेड होते हैं, और अपने गोत्र में हम शादी नहीं कर सकते, और अपने मामा के गोत्र में भी शादी, यानी कि अपनी माँ के गोत्र में भी शादी नहीं करना चाहिए। बिकॉज साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड कि देयर आर सम जेनेटिक diseases राइट, which can happen, okay? because जेनेटिकली हम अलग होते हैं, जेनेटिकली हम बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारी संस्कृति, जीन्स कैसे बनती है, वी आर ये बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है। अगर मैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम की आधार से देखूँ, मगर अगर बायोलॉजी के हिसाब से नहीं देखूँ, हम क्वांटम के हिसाब से देखें, तो हम क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं, राइट। हम एनर्जी होते हैं, एंड ये जो एनर्जी होती है कैच करती है सब ढंग से, हर तरह से ये अपने आप को इम्बाइब करती रहती है। आज इस संस्कृति से मैंने कुछ लिया, आज ये जब मेरे को शरीर मिला तो यहाँ से मैंने ये लिया, तो इस तरह से एक जीन्स फॉर्म होता रहता है। जीन्स इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको आता है व्हाट, बिलीफ पैटर्न्स,
Everything. We are sum total of not this five तत्व. ये पांच तत्व से ही हम नहीं आते. ये मास, मंजा और रेशा यही चीज नहीं होती है. देर इज लॉट ऑफ थिंग्स. क्वांटम जो फिजिक्स आ रखा है अभी, जब क्वांटम साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत गहन चीज़ों से हम बने होते हैं. ठीक है. तो जब इस तरह से अगर दो गहन चीज़ों का जिसके ज़रूरी नहीं है साथ आना, जब आ जाता है तब उसमें विस्फोट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, जिसके द्वारा देखा जाता है. जैसे डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, कहते ना जीन्स मैच नहीं कर रहा है तो डीफॉर्म्ड बॉडी पैदा होता है. जो भी एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है दैट इज डीफॉर्म्ड. उसी तरह से साइंस प्रूव करता है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज डीफॉर्म्ड बच्चे आएंगे जिसमें हो सकता है कुछ वंश संकर हो. दैट इज वाई जनरली इट शुड नॉट बी डन. आगे इट्स अ फ्री विल टू यू. Nowadays, like intercaste marriages and all goes. So is that wrong? आई एम टेलिंग यू दैट्स अ फ्री विल, अप टू यू. आपको पता है कि लॉट्स ऑफ बर्गर्स एंड पिज्ज़ा एंड पास्ताज एंड फ्रेंच फ्राइज खाने से भी प्रॉब्लम आती है, बट मेरे पास फ्री विल है, मैं फिर भी खाती हूँ. कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी. सो इट डिपेंड्स अपॉन अस. फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, सो आई विल टेक दैट. तो शिप्रा जी, कभी आपको मज़ा लेना होता है उसका तो हम उस जन्म में ऐसा करेंगे ही करेंगे. और जब हमने ऐसा सोचा है तो 100% हमने एक रियलिटी क्रिएट करके उसमें वो काम किया ही किया है. ठीक है. Okay. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. आई होप आई हैव आंसर्ड इट. Yeah, sure. I had that question. But because in Parsis, like they don't do outcast. So scientifically, they have issues with the special kid in their caste. That reason I knew. But again, my mind is telling, like Patriji and everybody, we are all one. Oneness. So again, that comes diversion like. Yeah. So it depends upon oneness at what level. We are at what level we are thinking. At what have you come to that level? First you have to see. हमको पहले जानना है. अगर हम उस लेवल पे हैं तब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर हम इसी लेवल पे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सो यू हैव टू ऑलवेज सी आवरसेल्व्स कि हम किस लेवल पे हैं और सामने वाला उस लेवल पे है क्या. ठीक है. Okay. Both of us are on that level, on that plane, it is okay. But if not on the same level, तब तो दुर्घटना होगी ही होगी. Hogi. Yeah. ठीक है ना. Yeah. Yes. Understood. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, शिप्रा जी, फॉर टेकिंग दैट क्वेश्चन. सो चलिए बैठ जाते हैं दोस्तों. तीनों बंद लगा लेते हैं, यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं. आंखें बंद, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं. आंखें बंद, हाथों को एक दूसरे से क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं.
तरह से रिलैक्स हो जाए। शरीर पूरा रिलैक्स, कहीं भी तनाव नहीं। हर सांस के द्वारा हम गहरे और गहरे अपनी चेतन अवस्था में जाते जा रहे हैं। ये चेतना अवस्था हमारे हल्के फुल्के शरीर के साथ हमारा तादात्म्य बढ़ा रही है। आपकी ब्रह्मरंध्र से प्राणों की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और वो ऊर्जा आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। आपका सर रिलैक्स हो रहा है, आपकी आंखें रिलैक्स, आपके दोनों कान रिलैक्स, रिलैक्स, आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स, वो ऊर्जा से भर गया है। आपका गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स, आपकी कंधे, आपके दोनों बाजू, बाएं हाथ का बाजू, आपकी हथेलियां, आपकी उंगलियां पूरी तरह रिलैक्स, आपका दायां हाथ, कोहनी, आपकी उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स, आपका चेस्ट, आपका पेट पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया है। रोम रोम प्रफुल्लित, आपका पेट एकदम, आपका कमर रिलैक्स, आपका दोनों पैर रिलैक्स, दायां पैर, आपकी घुटने, पैर की उंगलियां, अंगूठा रिलैक्स, आपका बायां घुटना, बायां पैर की उंगलियां, अंगूठा पूरी तरह से रिलैक्स, आपका पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो गया है। जब आप रिलैक्स और हल्के हो जाते हैं, तब आपको अपने दूसरे कोशों का अनुभव होने लग जाता है। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश,
आनंद में खुश, प्राण में खुश, पर मैं ये भी नहीं, तो फिर मैं हूँ कौन? मैं शुद्ध चेतना स्वरूप, मैं हूँ सब हूँ और सभी मैं हूँ, क्योंकि आप सब जगह है। आपका आनंद में खुश, आपका निर्वाण में खुश, सब जगह है। धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स होते हो, धीरे धीरे अपने इस कोश की ओर सजग हो जाए। पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए और अपने उस आत्म स्वरूप को पहचानते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें और इसी एहसास और इसी ऊर्जा के साथ 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे अपनी आँखें जब इच्छा करे तब खोल ले। और इस ध्यान की ऊर्जा को हम सब जगह फैलाएं। पानी पी लीजिए। तो धन्यवाद देना चाहूँगी पूरे एंटायर टीम को जिन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। हम सभी आपको धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स के ओर से और पीएमसी ओडिया की तरफ से। पृथा जी, आपने सेशन बहुत बहुत अच्छे से समझाया और बहुत ही अच्छा सेशन रहा और कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you. We all love you. We all like you. We all respect you. Thank you very much. Thank you so much, Shipra ji, for your beautiful words. Really, you're great. I mean, I have heard your lecture in Spiritual Tablet also.
Your explanation is great. I love you very much. I'm a great friend of you. Thank you so much. Thank you Thank so you. much. तो दोस्तों समय का ध्यान रखते हुए, is there any question? Then we'll take Yeah, a I think Kiran Devi is raising her hand. हाँ आंटी, आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं. किरण आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए. हाँ बोलिए, पूछिए. किरण आंटी, कमला आंटी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नारायण नारायण, नारायण. बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, बहुत अच्छा बातें सीखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है. थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा लग रहा है. थैंक यू. थैंक यू सो मच आंटी. आपको अच्छा लगे, यही हमारी सबकी कोशिश है और इसी में हम सब लगे हुए हैं. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अलका जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? आज का सेशन जबरदस्त था मेरे लिए. मैं पूरे टाइम मेडिटेशन में बैठी हुई थी. वंडरफुल सेशन, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने फर्स्ट टाइम. वाओ, वेरी नाइस अलका जी. और दूसरा, स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है मुझे नहीं मालूम. मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ये ग्रुप. ओके. स्पिरिचुअल टैबलेट्स शिप्रा जी समझा देंगी आपको हाँ. क्या है. सो आई विल टेक अ लीव. ओके. तो ऋचा जी, यहाँ समाप्त करते हैं या क्वेश्चन आंसर के लिए?